नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं माइंड मैप पर आधारित यानी बेस्ड ऑन माइंड मैप जो कि जीएस वर्ड का एक महत्वपूर्ण नोट्स है, उस पर आधारित इतिहास यानी भारतीय इतिहास देखेंगे। और इसके अंतर्गत देख रहे हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, और यह प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। और यह अंक देखें तो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी यानी आर ओ एग्जाम 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण अंक है भारतीय इतिहास। और इस अंक में हम देख रहे हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। तो ये समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी यानी आर ओ एग्जाम 2023 के लिए महत्वपूर्ण है ही। साथ ही इसके अलावा देखें तो यूपीपीएससी यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अपर पीटी एग्जाम 2025 के लिए भी उपयोगी है। साथ ही एसपीएससी यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसके अंतर्गत बीपीएससी, एमपीएससी, जेपीएससी, यूकेपीएससी, साथ ही संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी, इसके अलावा यूपीट्रिपलएससी यानी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ यूपीट्रिपलएससी, साथ ही शिक्षक भर्ती के लिए भी अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। और ये बेस्ड ऑन माइंड मैप जीएस वर्ड का एक महत्वपूर्ण नोट्स है। इसके अंतर्गत इसका इंडेक्स का अवलोकन कर लें तो देखें प्राचीन भारत का जो ये महत्वपूर्ण टॉपिक दिए गए हैं, इस पर जो है महत्वपूर्ण लेक्चर बना करके इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। आप इसको सर्च करके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में भी ये सारे टॉपिक उपलब्ध हैं। इसके अलावा देखें मध्यकालीन भारत पर भी इन टॉपिकों पर महत्वपूर्ण लेक्चर बनाकर इस चैनल पर अपलोडेड है। प्लेलिस्ट में भी सारे हैं, आप इसको सर्च करके देख सकते हैं। वर्तमान जो लेक्चर बना रहे हैं ये आधुनिक भारत पर यानी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है। और इसके अंतर्गत जो हम देख रहे हैं पुर्तगाली शासन, जो इन टॉपिक है, इस पर महत्वपूर्ण लेक्चर बनाकर इस चैनल पर अपलोड किए जाएंगे। आप इस चैनल को लगातार देखते रहिए। तो ये पुर्तगाली शासन के अंतर्गत हम भारतीय यानी आधुनिक भारत यानी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को देख रहे हैं। तो आधुनिक भारत की शुरुआत के क्रम में हमने जो देखा था वह आंग्ल मराठा युद्ध, जिसमें 3 होते हैं। प्रथम युद्ध सालबाई की संधि समाप्त होता है। द्वितीय देखें देवगांव की संधि, सुरंजी अर्जुन संधि, रायपुर घाट संधि से समाप्त होता है। और तृतीय जो आंग्ल मराठा युद्ध, इसमें मराठा शक्ति समाप्त हो जाती है, यह इसका डेट देख सकते हैं। और सतार राज्य का गठन होता है। इसके अलावा इस वृक्षनुमा नोट्स पर देखें उत्तरवर्ती मुगल शासक और अन्य राज्य के जो है नोट्स इसमें महत्वपूर्ण रूप से दिए गए हैं। आप इसका अवलोकन कर सकते हैं। इसमें हमने महत्वपूर्ण रूप से चर्चा करके इस पर विस्तार से व्याख्या किया है। आप इसको पूर्व लेक्चर में देख सकते हैं। नोट्स में भी दिया गया जानकारी दी गई है। और आधुनिक भारत के अंतर्गत जो है हमने देखा शुरुआती दौर में कि यूरोपीय कंपनियों का आगमन का क्रम, यह जो पुर्तगाली हैं, डच हैं, अंग्रेज हैं, डेनिश है, फ्रांसीसी, इन सभी पर हमने विस्तार से चर्चा कर लिया है पूर्व के अंक में। आप इसको सर्च करके देख सकते हैं। यूरोपीय कंपनियों के आगमन के क्रम को भी हमने देख लिया। आधुनिक भारत के अंतर्गत जो है पुर्तगालियों में जो वायसराय, इसका अल्मेडा, अल्बुकर्क, नूनो द किन्ना, और जो पुर्तगालियों के बारे में विशिष्ट जानकारी, ये सारी जानकारी दी जा चुकी है। इसके डचों के बारे में भी जानकारी दी गई है, डेनिश के बारे में, फ्रांसीसियों के बारे में भी जानकारी दी गई है। और इसके अलावा देखें तो कर्नाटक युद्ध, जिसके अंतर्गत 3 कर्नाटक युद्ध लड़े जाते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध, जिसको सेंथोमिक का युद्ध उसमें शामिल है, इस पर हमने चर्चा कर लिया है। और इसकी सारी जानकारी इसमें दी जा चुकी है, आप इसको देख सकते हैं। इसके अलावा इसमें देखें द्वितीय कर्नाटक युद्ध भी को भी हमने शामिल किया था, जिसका समय यह है। तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध को आप देख सकते हैं, यह जानकारी इसमें दी गई है। तो ये पौंडीचेरी की संधि समाप्त होता है। इसमें सारी जानकारी, इसमें डुप्ले को वापस बुला लिया जाता है और उसके जगह गोडेहू को गवर्नर बनाया जाता है। सारी जानकारी इसमें दी गई, जो कि फ्रांसीसी शक्ति की विफलता कारण साबित होती है आगे चल करके। फ्रांसीसियों के बारे में जानकारी दी गई, इसमें डुप्ले के बारे में दिया गया है। और डुप्ले देखें तो यह जो है भारत में सहायक संधि की प्रथा की स्थापना या शुरुआत किया था, जिसको लॉर्ड वेलेजी ने आगे जा करके उसका विस्तार किया था। तो यह तीसरा कर्नाटक युद्ध के बारे में भी हमने विस्तार से चर्चा कर लिया है, यानी सारी जानकारी इसमें दी गई है। इसी में तीसरे कर्नाटक युद्ध में जो है वांडीवास का युद्ध भी शामिल है। तो ये सारी जानकारी पूर्व में दी जा चुकी है, आप इसको देख सकते हैं। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध के अंतर्गत जो एक महत्वपूर्ण युद्ध शामिल हो, अंबर का युद्ध है, उस पर मैंने विस्तार चर्चा पूर्व के लेक्चर में किया। आप उसको सर्च करके वहाँ देख सकते हैं। यहाँ इसका विस्तार नहीं कर रहे हैं, तो ये सारी जानकारी दी जा चुकी है। आज के लेक्चर में देखते हैं बंगाल और अंग्रेज, जिसके अंतर्गत प्लासी की लड़ाई को देखेंगे। लेकिन इससे पूर्व जो है समसामयिक घटना का जो माइंड मैप नोट्स है, उसको भी इसमें शामिल कर लेते हैं। देखें इस नोट्स को शामिल करते हैं। देखें यह नोट्स जो है जीएस दृष्टि भारतीय इतिहास समसामयिक घटना चक्र का यह नोट्स है। चित्रात्मक प्रस्तुति ये इसकी है। तो इसमें आधुनिक भारत के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण जानकारियां पूर्व के लेक्चर में दी गई, उसमें यूरोपीय कंपनियों का आगमन को हमने देखा आधुनिक भारत के अंतर्गत। और परीक्षा उपयोगी दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन को भी हमने शामिल किया, जिसके अंतर्गत पुर्तगालियों के बारे में जो वास्को डी गामा को हमने देखा, फ्रांसिसो दी अल्मीडा को देखा, जो प्रथम वायसराय था, जिससे अंतर्गत ब्लू वाटर पॉलिसी यानी नीले या शांत जल की नीति संबंधित है। यह हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापना हेतु थी। अल्फांसो दी अल्बुकर्क के बारे में भी हमने देख लिया है। ये सारी जानकारी दी गई। इसमें देखते हैं अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को इस नोट्स के माध्यम से देखते हैं। हालांकि यह माइंड मैप जो है जीएस वर्ड का, उस पर हमने चर्चा कर लिया है, लेकिन यहाँ पर देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी आरंभिक वर्ष इसका देखते हैं। तो 1599 ईस्वी इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल द्वारा शुरुआत इसकी की गई। दिसंबर 1600 कंपनी का निगमीकरण यानी इनकॉर्पोरेशन था। एलिजाबेथ प्रथम द्वारा कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार करने हेतु एकाधिकार पत्र प्रदान किया गया 15 वर्ष हेतु।
भारत का तत्कालीन मुगल बादशाह अकबर द ग्रेट था, इसमें हमने चर्चा कर लिया है। 1611 ईस्वी में कंपनी द्वारा सर्वप्रथम अस्थायी कारखाना मसूलीपट्टनम में स्थापित किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अस्थायी कारखाना सबसे पहले कहाँ खोला गया, तो मसूलीपट्टनम में। जबकि अस्थायी कारखाना पूछेगा तो ये सूरत में 1613 ईस्वी में, इसको 2 साल बाद, यानी सूरत में अंग्रेजों का प्रथम अस्थायी कारखाना स्थापित किया गया 1613 ईस्वी में। और ये दोनों इस समय देखें तो जहांगीर का समय है, जहांगीर के समय में स्थापित किया गया। क्योंकि देखें जो आपका इसका समय है, अकबर का जो समय अकबर द ग्रेट का, वो 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक का समय जो अकबर द ग्रेट का है। तो स्थापना जो होती है, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना होती है, जो 15 वर्षों के अधिकार पत्र प्रदान किया जाता है एलिजाबेथ प्रथम द्वारा, जो कि अकबर की समसामयिक ये शासका रही हैं। तो यह देखें तो उसी दौरान जो है कंपनी का निगमीकरण किया गया था, यानी अकबर के समय में। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में रही है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का वास्तविक नाम कभी कभार पूछ देता है। तो यहाँ देखें इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी और वास्तविक नाम भी इसमें दिया गया, उसको समझ लेते हैं। यहाँ पर इसको देख सकते हैं कि विभिन्न यूरोपीय कंपनियों की स्थापना वर्ष को देखते हैं। हालांकि इसके लोकप्रिय और प्रचलित नाम को हमने देख लिया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहला देखें तो एस्तादो द इंडिया, ये पुर्तगाली कंपनी को एस्तादो द इंडिया कहा जाता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 1505 में स्थापित की गई थी। इसके बाद द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा नाम है, कभी कभार पूरा नाम ही पूछ देता है, जिसको 1600 में स्थापित किया गया था महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा। इसके बाद देखें 1602 ईस्वी में कौन सी कंपनी स्थापित होती है, तो वेरेनिदे ओस्ट इंडीसे कंपनी यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ द नीदरलैंड के नाम से स्थापित होती है। इसके बाद देखें 1616 ईस्वी में डेन ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित होती है। ये जहांगीर का समय है और ये अकबर के समय है, यानी ये अकबर का समय है। और यह समय देखें तो अकबर से पूर्व का है, जो यह नाम कहा जा रहा है एस्तादो द इंडिया कंपनी। बल्कि मुगल स्थापत्य कला से भी, बल्कि यह कर सकते हैं, ये जो स्थापित होती है यूरोप में स्थापित होती है, क्योंकि मुगल साम्राज्य के 1526 में स्थित होती है। पानीपत के प्रथम विजय के उपरांत बाबर जो इसका संस्थापना करता है। तो मुगल काल से ये पूर्व की घटना है, 1505 ईस्वी में, यानी सल्तनत काल के दौरान ये सब घटनाएं घटित होती हैं, यानी एस्तादो द इंडिया पुर्तगाली कंपनी। इसके बाद देखें तो 1664 का जो ईस्वी है, 1664 जो कि देखें ये औरंगजेब का शासनकाल का समय। इसमें कंपनी फ्रैंकाइज पोर ले कॉमर्स देश इंडेस ओरिएंट लेस, ये जो पूरी कंपनी का नाम है, ये फ्रांसीसी कंपनी का नाम है। अब इसके बाद देख लेते हैं फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में जानकारी देखते हैं। तो स्थापना इसका होता है 1664 ईस्वी में, यानी औरंगजेब के शासनकाल के दौरान। स्थापना के दौरान देखें तो यह लुई 14वें, यानी उस दौरान जो फ्रांस में लुई 14वें का शासन था। जिस तरह से हमने देखा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी महारानी एलिजाबेथ प्रथम का शासनकाल था, जो कि अकबर के समकालीन थे। तो स्थापना इसका जो है लुई 14वें के वित्त मंत्री काबर्ट के अनुरोध पर यह जो है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। इसमें देखिए 1667 ईस्वी में फ्रैंकोइस कैरो अभियान दल के साथ भारत रवाना हुआ था। खर्च हेतु धन राज्य द्वारा प्रदान किया जाता था, यानी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को धन कहाँ से प्राप्त होता था खर्च के लिए, तो राज्य द्वारा दिया जाता था। प्रकृति इसके क्या थे, यानी नेचर क्या था फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो राज्य द्वारा निर्मित कंपनी थी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। जबकि हमने देखा अंग्रेजों का जो था वह एक शेयर था, जिसमें शुरुआती में 217 जो शेयर धारक उसमें शामिल थे, और यह जबकि राज्य द्वारा निर्मित कंपनी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी। मूल नाम इसका देखें तो ये मूल नाम हमने देखा कंपनी फ्रैंकाइज पोर ले कॉमर्स देश इंदेश ओरिएंट लेस, ये इसका मूल नाम है। अन्य कंपनियों यानी विभिन्न यूरोपीय कंपनियों के स्थापना वर्ष को भी हमने देख लिया और इसके मूल नाम को भी देख लिया। इसके मूल नाम जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को आप याद रखिए, यह है, और यह फ्रांसीसी का मूल नाम है, और यह नीदरलैंड का मूल नाम है, और एस्तादो द इंडिया पुर्तगाली कंपनी को कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट एग्जाम दृष्टिकोण से। आगे इसमें महत्वपूर्ण रूप से देखें तो महत्वपूर्ण संधियाँ आती हैं, यानी इस दौरान देखें कौन सी महत्वपूर्ण संधियाँ आती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम दृष्टिकोण से। इसमें देखें सबसे महत्वपूर्ण इलाहाबाद की संधि आती है। इसमें 2 इलाहाबाद की संधियाँ होती हैं, प्रथम इलाहाबाद की संधि, द्वितीय इलाहाबाद की संधि। तो इसमें देखिए प्रथम जो इलाहाबाद की संधि होती है, इसका डेट याद रखना है कि 12 अगस्त 1765 को होती है, और द्वितीय जो होती है इसके 4 दिन बाद, यह 16 अगस्त 1765 को जो है द्वितीय इलाहाबाद या प्रयागराज, वर्तमान में यह प्रयागराज हो चुका है। वैसे पूर्व में प्राचीन काल में भी प्रयागराज ही था और वर्तमान में भी प्रयागराज इसका नाम कर दिया गया है, लेकिन एग्जाम दृष्टिकोण से इलाहाबाद की संधि ही पूछेगा। तो इलाहाबाद की प्रथम संधि देख सकते हैं 12 अगस्त 1765 को, द्वितीय संधि इसके 4 दिन बाद 16 अगस्त 1765 को की जाती है। तो पक्ष क्या था इसमें, यानी इलाहाबाद के प्रथम संधि में पक्ष देखें अंग्रेजों और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के मध्य जो है
इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई थी। और द्वितीय संधि जो हुई थी इसमें देखें तो अंग्रेजों और अवध के नवाब शुजाउद्दौला की मध्य हुई थी। अंग्रेजों और अवध के नवाब जो हैं शुजाउद्दौला के बीच में हुई थी, जबकि प्रथम जो था वो अंग्रेजों और मुगल सम्राट साल द्वितीय के बीच में हुई थी। इसके बाद इसमें देखें तो 1784 ईस्वी में मंगलौर की संधि होती है। यह इसमें अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच में होती है। मेन मंगलौर की संधि किससे संबंधित है, तो इसमें अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच में मंगलौर की संधि होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखें सालवाई की संधि तो 1782 ईस्वी में होती है। इसमें अंग्रेज और मराठे शामिल होते हैं। तो इसको हमने देख लिया था सालवाई की संधि को। सालवाई की संधि को पुनः देखना चाहें तो यहाँ देख सकते हैं। सालवाई की संधि हमने शुरुआत में इस पर चर्चा कर लिया था, सालवाई की संधि को। बल्कि सालवाई की जो संधि थी उसको हमने माइंड मैप जीएस वर्ड के नोट्स में देखा था, इसमें नहीं। तो सालवाई की संधि को यहाँ पर देख सकते हैं। यह 1782 ईस्वी में अंग्रेज और मराठों के बीच में होती है। मद्रास की संधि देखें तो ये 1769 ईस्वी में अंग्रेज और हैदर अली के बीच में जो होती है मद्रास की संधि होती है। तो ये महत्वपूर्ण संधियां रही आधुनिक भारत से संबंधित, जिसमें देखें तो शालीबाई की संधि ये होती है अंग्रेज और मराठों के बीच में 1782 ईस्वी में। मंगलौर की संधि होती है 1784 ईस्वी में अंग्रेज और टीपू सुल्तान में। मद्रास की संधि 1769 ईस्वी में अंग्रेज और हैदर अली के बीच में। और इलाहाबाद की दो महत्वपूर्ण संधियां इसमें शामिल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पर सालबाई की संधि की हमने देख रहा था, तो यह प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में जो समाप्त होता है, सालबाई की संधि समाप्त होता है। और इसके बाद देखें द्वितीय, यह जो आंग्ल मराठा युद्ध है ये तृतीय है। इस पर हमने पूर्व में चर्चा कर लिया, इसको आप देख सकते हैं। इसमें भी शामिल कर लेते हैं परीक्षा उपयोगी दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, वन लाइनर प्रश्नों को। तो इसमें देखें अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सुतानुती यानी सुतनौती का चयन करने वाला काशिम बाजार की फैक्ट्री का प्रमुख था जाप चारनाक था। कोच्चि ब्रिटिश उपनिवेश के तहत सम्मिलित हुआ था 1814 ईस्वी में। अंग्रेजी शासन काल में अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध भारतीय राज्य था बिहार था। पुर्तगालियों को स्वाल्ली नामक स्थान पर हराने वाले अंग्रेज अधिकारी का क्या नाम था, तो थॉमस बेस्ट था। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में प्रयोग करने वाली यूरोपीय शक्ति थे, ये पुर्तगाली थे। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के भारत आने का क्रम देखें, इसको हमने पूर्व में चर्चा किया था। इसमें सबसे पहले पुर्तगाली है और सबसे बाद में पुर्तगाली ही गए। इसके बाद डच आते हैं, तीसरे नंबर पर अंग्रेज हैं, जो कि 150 वर्ष व्यापार करने के बाद इन सारी शक्तियों को हरा करके एक छत्र 200 वर्षों तक भारत पर शासन करने में सफल होते हैं। आखिर में फ्रांसीसी आते हैं और आखिर में अंग्रेज इन्हीं को हरा करके जो भारत पर अपनी सत्ता स्थापित करते हैं। इस पर हमने चर्चा कर लिया था। भारत में सबसे पहले आने वाले 1498 ईस्वी में तथा सबसे अंत में जाने वाले 1961 यानी भारत की स्वतंत्रता के बाद वाली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। यूरोपीय शक्तियों ने सर्वप्रथम भारत में सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। पुर्तगालियों ने अपना दूसरा दुर्ग स्थापित किया था कुन्नूर में। हुगली स्थित पुर्तगाली बस्तियों को पूरी तरह से नष्ट किया गया मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा। यानी हुगली में स्थापित पुर्तगाली बस्तियों को पूरी तरह से नष्ट कम किया था मुगल बादशाह शाहजहां ने नष्ट किया था। प्रथम डच फैक्ट्री का स्थापना स्थल कहाँ है, मसूलीपट्टनम की गई थी। डचों की बंगाल में प्रथम फैक्ट्री 1627 ईस्वी में का स्थापना स्थल है पीपली। यानी डचों की बंगाल में प्रथम फैक्ट्री 1727 ईस्वी में कहाँ स्थापित की गई, पीपली में स्थापित की गई। ब्रिटिश कंपनियों में से भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था, यानी उस कंपनी का नाम क्या है, लिवेंट कंपनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह था अकबर द ग्रेट, हमने चर्चा कर लिया है। वह मुगल सम्राट जिसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था, तो जहांगीर के समय स्थापित किया था। अभी हमने ऊपर देखा कि जहांगीर के समय में यह स्थापना किया था, इसको देख सकते हैं। ये जो समय है 1611 और 1613 ईस्वी में ये जहांगीर का समय था। इसमें अस्थायी फैक्ट्री ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई थी मसूलीपट्टनम में और अस्थायी प्रथम कारखाना सूरत में बनाया था। जहांगीर का शासनकाल था। अब इसके बाद देख लेते हैं प्रमुख डच व्यापारिक केंद्र कौन थे। तो प्रमुख डच व्यापारिक केंद्र में देखें तो नागपट्टिनम है, चिनसुरा है, मसूलीपट्टनम है, सूरत है, भरूच है, आगरा है, कोचिन और अहमदाबाद ये प्रमुख डच व्यापारिक केंद्र थे। और हमने देखा डच कौन थे कि भारत में आने वाले एक दूसरे व्यापारी थे। पहले सर्वप्रथम आए थे पुर्तगाली, इसके बाद डच आए, तीसरे स्थान पर अंग्रेज आए थे भारत में। तो ये डचों यानी प्रमुख डच व्यापारिक केंद्र कौन से इंपॉर्टेंट एग्जाम दृष्टिकोण से इसको देख सकते हैं। कुल मिलाकर 2, 4, 2, 6, 2, 8 इसमें प्रमुख डच व्यापारिक केंद्र थे भारत में। अब इसके बाद महत्वपूर्ण वर्ष अवधि पुर्तगालियों से संबंधित देख लेते हैं। यानी जो प्रथम व्यापारी आए थे भारत में पुर्तगाली, उनकी महत्वपूर्ण वर्ष और अवधि को इस नोट्स में देखते हैं। तो इसमें देखें ये आपका जो है सर्वप्रथम देखें तो पुर्तगाली गवर्नर नूनो दा कुन्हा को देखते हैं इसमें। इसका समय देखें तो 1529 से 1538 ईस्वी तक इसका समय रहा।
इसके बाद 1505 ईस्वी देखें तो फ्रांसिसो दी अल्मीडा, ये जो प्रथम गवर्नर था पुर्तगालियों का, तो वायसराय नियुक्त हुआ। इसमें देखें तो यह अंजी द्वीप कन्नानोर या कन्नूर में पुर्तगाली दुर्गों का निर्माता इसी को माना जाता है। जबकि वास्तविक संस्थापक तो अल्बुकर्क को माना जाता है। और यहाँ पर देख सकते हैं वर्ष, यानी आखिरी इनके जाने का समय दिया गया। यहाँ देखें तो यह है कि गयासुद्दीन महमूद शाह, जिसका समय 1534 ईस्वी, बंगाल का शासक था, इसने जो है देखें इनको सतगांव और चटगांव में पुर्तगालियों को फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति दिया था। कौन दिया था? गयासुद्दीन महमूद शाह, जो बंगाल का शासक था। इस सर्वप्रथम आए थे भारत में व्यापार करने के लिए पुर्तगाली, और गए भी सबसे बाद में। इसमें देख सकते हैं 1961 में भारत की आज़ादी या स्वतंत्रता मिलने के बाद। देखें भारत को आज़ादी जो है 15 अगस्त 1947 को मिले थे। तो 47 को मिली थी, इसका मतलब यह देखें तो कुल मिलाकर के जो है यह 14 वर्षों तक, 14 यानी भारत की आज़ादी के मिलने के 14 वर्ष बाद ये भारत से जाते हैं। जबकि भारत में व्यापार करने वाले जो यात्री थे वे सबसे पहले भारत में आए थे। इनमें देखिए यह पुर्तगाली शक्ति का भारत से पलायन या वापसी होता है। मैनुअल एंटोनियो वसालो ए सिल्वा गोवा का पुर्तगाली गवर्नर जनरल था उस दौरान जब भारत से पलायन किए। अब इसमें देखते हैं आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष। हालांकि इसको कल के लेक्चर में महत्वपूर्ण से चर्चा कर लिया है। आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष, जिसमें कर्नाटक के 3 महत्वपूर्ण युद्ध होते हैं, और कर्नाटक के जो 3 महत्वपूर्ण युद्ध लड़े जाते हैं, तो इसमें कर्नाटक का प्रथम युद्ध देखें तो यह 1746 से 1748 ईस्वी के बीच में कर्नाटक का प्रथम युद्ध लड़ा जाता है अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में। इसका तत्कालिक कारण देखें तो अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज में बलात्कार कर लिया गया था। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध का विस्तार मात्र यह था, कर्नाटक का प्रथम युद्ध। एक्सला सापेल की संधि यानी 1748 इसमें ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार समाप्त हो गया, तो इसके दौरान ये प्रथम आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष भी समाप्त हो गया। इसके बाद वांडीवास युद्ध अंग्रेज बनाम फ्रांसीसी, यह तृतीय कर्नाटक युद्ध से संबंधित है। तो बीच में द्वितीय कर्नाटक युद्ध भी आता है, उसको भी चर्चा कर लेते हैं। तो दूसरा कर्नाटक युद्ध, हालांकि उसमें हम पूर्व लेक्चर में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं, लेकिन इस अंक में देख लेते हैं। तो दूसरा कर्नाटक युद्ध देखें तो इसके 1 साल बाद यानी 1749 से लेकर के 1754 ईस्वी तक, यानी 5 वर्षों तक चलता है द्वितीय कर्नाटक युद्ध। इस युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की हार हुई, उससे वापस बुला लिया गया और उसकी जगह पर गोडोहिल को भारत में अगला फ्रांसीसी गवर्नर बनाया गया। पांडिचेरी की संधि द्वारा जो होता है दूसरा कर्नाटक युद्ध समाप्त हो जाता है। तो पांडिचेरी की संधि कब होती है? जनवरी 1755 ईस्वी के साथ युद्ध समाप्त होता है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हो जाता है। इसके बाद तृतीय कर्नाटक युद्ध का समय आता है। तो तृतीय कर्नाटक युद्ध देखें तो साल भर बाद यह पुनः चालू होता है। पांडिचेरी की संधि 1755 में होती है, जनवरी 1755 में होती है, और तीसरा कर्नाटक युद्ध इसके साल बाद यानी साल भर बाद का मतलब 1756 में शुरू होता है, और यह 1763 ईस्वी तक यानी 7 वर्ष तक चलता है। 7 वर्षीय युद्ध के नाम से इसको जानते हैं। तो 1763 ईस्वी तक जो है तृतीय कर्नाटक युद्ध चलता है, जो 1756 ईस्वी में शुरू हुए सप्तवर्षीय युद्ध का ही एक अंश था। पेरिस की संधि होने पर युद्ध समाप्त हो गया था। तो इसमें 1760 इसमें अंग्रेजी सेना ने सर आयरकुट के नेतृत्व में, अब यहाँ वांडीवास का युद्ध होता है अंग्रेजी बनाम फ्रांसीसी, इसमें अंग्रेजी सेना का जो है नेतृत्व सर आयरकुट ने किया था, और जबकि फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व करता यहाँ दिया गया है। फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व जो है काउंट डी लाली किया था, और अंग्रेज सेना का नेतृत्व आयरकुट किया था। समय इसका जनवरी 1760 वांडीवास का युद्ध निर्णायक होता है। परिणाम इसमें अंग्रेज विजेता होते हैं, और इसमें जो होता है फ्रांसीसियों की निर्णायक हार हो जाती है, यानी अंतिम रूप से बुरी तरह से हार हो जाती है। यानी वांडीवास के युद्ध के बाद जो कि निर्णायक होती है, 1761 ईस्वी में अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया। 1763 ईस्वी में पेरिस की संधि द्वारा जो यह तृतीय कर्नाटक युद्ध समाप्त होता है। तो 1763 ईस्वी में हुई पेरिस की संधि द्वारा अंग्रेजों ने चंद्रनगर को छोड़कर शेष अन्य प्रदेशों को लौटा दिया, जो 1749 ईस्वी तक फ्रांसीसी कब्जे में रहे। ये प्रदेश भारत की आज़ादी तक फ्रांसीसियों के कब्जे में रहे। यानी जो हमने देखा पुर्तगाली जो है आज़ादी के 14 वर्ष बाद भारत से गए थे, और जबकि फ्रांसीसी जो है भारत की आज़ादी तक भारत में थे, इसके बाद वे भी चले गए। अब इसमें कुछ परीक्षा उपयोगी दृष्टि से महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों को भी इसमें शामिल कर लेते हैं। तो देखें, रणजीत सिंह ने तो गोला और बारूद बनाने के लिए कारखाने स्थापित किए थे, तो लाहौर और अमृतसर में। आमेर के सवाई जय सिंह सेकंड ने यूक्लिड के रेखागणित के तत्वों का अनुवाद कराया था संस्कृत भाषा में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। श्रृंगेरी मंदिर में शारदा देवी की मूर्ति निर्माण हेतु धन देने वाले मुस्लिम शासक का नाम क्या था? तो टीपू सुल्तान था। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डा बनाया गया था, पुर्तगालियों ने बनाया था। इंपॉर्टेंट एग्जाम दृष्टि। कलकत्ता का संस्थापक जॉन चारवाक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में सही कथन है, तो देख सकते हैं ये सही कथन। क्या अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया, जो कि एक अस्थायी कारखाना था।
पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी 1633 ईस्वी में उड़ीसा में पहला कारखाना बनाया। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा कर लिया था। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी आरंभ करने वाले लोग थे। ध्यान देना, संयुक्त पूंजी कंपनी ब्रिटेन ने स्थापित किया था। सही कथन इसमें देख सकते हैं, डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण कराया। ये सही है, सही कथन है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था, यानी ये सारे सफलता के राज इसमें शामिल हैं। भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था, तब उसके पास आधुनिक हथियार थे। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। इसके बाद देखें, सूरत, सतारा, बॉम्बे, पणजी में से ईस्ट इंडिया कंपनी की आरंभिक वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ पर थी, तो ये सूरत में थी। गुजरात के सूरत में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रारंभिक वेस्टर्न प्रेसिडेंसी थी। इसके बाद वैवाहिक संबंध को भी देख लेते हैं, हालांकि इस पर हमने चर्चा कर लिया है। तो वैवाहिक संबंध में 1661 में वैवाहिक संबंध किस तरह से होते हैं, इसमें जो है इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का जो है विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ होता है। तो इसमें क्या है, विवाह जो है 1662 ईस्वी में होता है। इसमें चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बम्बई प्राप्त होता है, बम्बई प्राप्त होता है। तो इसमें प्राप्त होने के बाद ये क्या करता है, तो चार्ल्स द्वितीय 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय 1668 ईस्वी द्वारा बम्बई को क्या किया इसने कि 10 पाउंड वार्षिक किराए पर इसको ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देता है। ये चार्ल्स द्वितीय इंग्लैंड का जो सम्राट था, जिसका पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ विवाह हुआ था 1662 ईस्वी में, जिसको दहेज में प्राप्त हुआ। तो उसने क्या किया कि 62 में प्राप्त हुआ, इसके 6 साल बाद जो है इसने बम्बई को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देता है। अब इसके बाद बंगाल के नवाब और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, जो इस नोट्स में देखने से पहले माइंड मैप के नोट्स को देख लेते हैं, जिसमें मुर्शीद कुली खां इत्यादि इसमें शामिल है। इसको देखा जा सकता है कि परीक्षा उपयोगी दृष्टि से महत्वपूर्ण यह है। तो बंगाल के नवाब और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देखना चाहें तो मुर्शीद कुली खां है और अली वर्दी खां है। इसके बाद देखना चाहें तो विविध के अंतर्गत ये जानकारी है कि राष्ट्रीय उपाधि अधिनियम इत्यादि जो दिया गया है, प्रारूप और प्रस्तुति इत्यादि, इसमें हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, इसके बाद ये सारी जानकारी इसमें दी गई। सिराजदौला के प्रतिद्वंदी सिराजदौला को दिया गया है। मीर कासिम देखें, जो कि यह मीर कासिम बहुत मतलब एक गद्दारों में शामिल होता है मीर कासिम। इसकी वजह से प्लासी का युद्ध जो होता है वो एक षड्यंत्र बन जाता है। तो इसके बाद यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव इत्यादि के बारे में भी दिया गया। इसके बाद बक्सर का युद्ध है, ये सारी जानकारी जो इसमें दी गई है। और क्षेत्रीय राज्य पंजाब एवं मैसूर इत्यादि के बारे में भी है, प्लासी के युद्ध के बारे में भी चर्चा की जाएगी। तो चलिए देखते हैं बेस्ड ऑन माइंड मैप के नोट से, यानी जीएस वर्ड के नोट से उसको शामिल करते हैं। अभी तक हम समसामयिक घटना चक्र के नोट्स को देख रहे थे। इसमें बंगाल और अंग्रेज को देखें तो मुगल प्रांतों में सर्वाधिक, यानी मुगल प्रांतों में बंगाल सर्वाधिक संपन्न था। शाह शुजा ने 1651 ईस्वी में अंग्रेजों को निशान यानी व्यापारिक छूट प्रदान किया था। किसने किया था? शाह शुजा ने। कब? 1651 ईस्वी में अंग्रेजों को निशान इसमें जो व्यापारिक छूट प्रदान किया था। कलकत्ता की नींव जो है जॉब चारनोक ने रखी थी, यानी कलकत्ता की नींव या स्थापना जो है जॉब चारनोक ने रखी थी। इसको हमने पूर्व में देख लिया था। 1698 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव सुतानुती, कालीकट एवं गोविंदपुरी की जमींदारी प्राप्त की और फोर्ट विलियम का निर्माण कराया। अब इससे बंगाल और अंग्रेज में प्लासी का युद्ध शामिल होता है। यह युद्ध नहीं बल्कि एक षड्यंत्र था, जिसमें मीर कासिम जो है गद्दारी करता है, जिसको मीर कासिम के बारे में आगे हमने पूर्व के नोट्स में समझने का प्रयास किया था, यानी उस पर केवल देखा था उस नोट्स को। तो यहाँ पर इस थोड़ी चर्चा करते हैं प्लासी के युद्ध का। तो देखिए, प्लासी का युद्ध अक्सर डेट पूछ देता है, तो 23 जून 1757 ईस्वी को जो है प्लासी का यह युद्ध या षड्यंत्र रचा जाता है। किसके बीच में होता है ध्यान देना है, तो सिराजदौला और अंग्रेजों के बीच जो है प्लासी का युद्ध हुआ। सिराज की हार हुई, रॉबर्ट क्लाइव जीता प्लासी के युद्ध में। तो इसमें क्या हुआ, यानी इसमें देखें, इसमें सिराजदौला की हार होती है और रॉबर्ट क्लाइव जीत जाता है। तो क्या होता है इसमें कि 28 जून 1757 को, यानी युद्ध कब होता है? 23 जून को। और इसके 5 दिन बाद जो है 28 जून 1757 को मीर जाफर जो गद्दार था, मीर जाफर बंगाल का नवाब बना, उसने क्लाइव को उमरा की उपाधि मुगलों से दिलवाई। यानी उमरा की उपाधि किसको दी गई? क्लाइव को दी गई। और किसने दिलवाई? तो यह गद्दार मीर जाफर ने इसको जो है क्लाइव को जो है उमरा की उपाधि दिलवाई मुगलों से। परिणाम, प्लासी युद्ध के परिणाम क्या हुआ उसको समझ लेते हैं। तो परिणाम में देखें, युद्ध की बाद ल्यूक स्क्रॉफ्टन को नवाब के दरबार में अंग्रेज रेजिडेंट नियुक्त किया गया। यानी युद्ध के बाद क्या हुआ? ल्यूक स्क्रॉफ्टन जो था वो नवाब के दरबार में, यानी यह नवाब मीर जाफर बंगाल का नवाब बनाया गया, अंग्रेज रेजिडेंट नियुक्त किया गया। इसमें देखें तो इतिहासकार यदुनाथ सरकार जी क्या कहते हैं? यदुनाथ सरकार के अनुसार 23 जून 1757 को भारत में मध्यकालीन युग का अंत हो गया और आधुनिक युग का आरंभ हुआ। यहीं से यदुनाथ सरकार जो है प्लासी के युद्ध से ही आधुनिक मानते हैं कि यह मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की शुरुआत होती है और मध्यकालीन युग का समाप्त हो जाता है। इसके बाद इसमें देखें तो
यह है कि अंग्रेजों को तत्कालिक सैनिक एवं वाणिज्यिक लाभ हुआ। प्लासी के युद्ध से अंग्रेजों को तत्कालिक सैनिक एवं वाणिज्यिक लाभ हुआ तथा कंपनी का बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित हो गया। यानी राजनीतिक प्रभुत्व इन तीनों पर हो गया, बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर, प्लासी के युद्ध के बाद। और इसके परिणाम में देखें तो परिणाम में सिराजुद्दौला को इसमें रेखांकित करें तो देखें 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद उसकी छोटी बेटी का लड़का नवाब बना। इसके विरोधियों में शौकतगंज, पूर्णिया के नवाब, मौसी जो उसकी घसीटी बेगम तथा सेनापति मीर जाफर शामिल थे। यानी यह सिराजुद्दौला है। सिराजुद्दौला को हमने देखा जो ये प्लासी का युद्ध शामिल होता है। तो सिराजुद्दौला के बारे में हम देख रहे हैं। तो यह क्या हुआ 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां जो बंगाल का संस्थापक रहा, अलीवर्दी खां को हमने पूर्व में देखा। तो इसे जो 1756 अलीवर्दी खां की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु के बाद उसकी छोटी बेटी यानी जो अलीवर्दी खां की छोटी बेटी का जो लड़का है सिराजुद्दौला, यह नवाब बनता है। और इस जो नवाब सिराजुद्दौला, इसके विरोधी कौन थे? शौकतगंज थे, पूर्णिया के नवाब था। और इसकी मौसी जो थी घसीटी बेगम, जिसके विरोधी थी। साथ में इसका सेनापति मीर जाफर जो बाद में गद्दारी करता है प्लासी के युद्ध में, मीर जाफर इसका सेनापति, इसके विरोधी में शामिल रहते हैं। ब्लैक होल ट्रेजेडी इसमें शामिल है कि 20 जून 1756 सिराजुद्दीन ने 146 अंग्रेजों को कालकोठरी में बंद करवा दिया। अलीनगर की संधि फरवरी 1757 है, फरवरी 1757 सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच जो होती है अलीगढ़ की संधि होती है, लेकिन ये फरवरी 1757 में होती है। जबकि ये जो मीर जाफर है, इसके षड्यंत्र के कारण जो होता है ये जून 1757 में प्लासी का षड्यंत्र रचा जाता है, ये युद्ध किया जाता है। तो बंगाल और अंग्रेज के बारे में थोड़ा सा और विस्तार कर लेते हैं। इसमें देखें तो अभी शुरुआत में हमने चर्चा किया था कि मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाला प्रांतों में बंगाल सर्वाधिक संपन्न था, यानी सर्वाधिक संपन्न था। मुर्शीद कुली खां स्वतंत्र शासक था, परंतु वह नियमित रूप से मुगल बादशाह को राजस्व भेजता था। मुर्शीद कुली खां को अभी हमने देखा कि मुर्शीद कुली खां, बल्कि यह अलीवर्दी खां है। मुर्शीद कुली खां स्वतंत्र शासक, परंतु वह नियमित, मुर्शीद कुली खां ही बंगाल का प्रथम नवाब था। और जबकि अलीवर्दी खां देखें तो चौथा नवाब था, जिसका बहन का लड़का जो ये है सिराजुद्दौला बनता है। अभी हमने संस्थापक इसको कहा था अलीवर्दी खां को, बल्कि चौथा नवाब होता है, इसको करेक्शन कर लें। तो इसमें देखिए मुर्शीद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद भागीरथी नदी के तट पर स्थानांतरित की। इसमें इजारेदारी प्रथा प्रारंभ की तथा कृषकों को तकाबी ऋण, खेती के लिए अग्रिम कर्ज प्रदान किया। उसका उत्तराधिकारी उसका दामाद सुजाउद्दीन हुआ। यानी इसमें ध्यान देना है, सिराजुद्दौला और सुजाउद्दीन दो हैं। सुजाउद्दीन देखें, सुजाउद्दीन जो दूसरा जो नवाब बनता है मुर्शीद कुली खां का बाद बनता है। यानी इसमें देख सकते हैं कि जो ये है मुर्शीद कुली खां है, मुर्शीद कुली खां का समय देखें जो बंगाल का संस्थापक रहा है 1713 से जो इसका समय है 1727 ईस्वी तक इसका समय रहता है। दूसरा जो नवाब होता है सुजाउद्दीन होता है 1727 से लेकर 1739 ईस्वी तक ये होता है। इसके बाद अलीवर्दी खां आता है जो 1740 से लेकर के 1740 ईस्वी तक था। तो 1740 से लेकर के 1756 ईस्वी तक अलीवर्दी खां रहता है। इसके बाद सिराजुद्दौला आता है 1756 से 1757, इसी समय जो है प्लासी का युद्ध होता है। इसके बाद मीर जाफर आता है छठा, इसके बाद मीर कासिम आता है, इसके बाद फिर मीर जाफर आता है, फिर निजाम उद्दौला आता है, इसके बाद सैफ उद्दौला से मुबारक उद्दौला अंतिम रूप से इसमें नवाब बनता है बंगाल का। इसमें नोटेड पॉइंट यह है कि 1740 ईस्वी के गिरिया के युद्ध में, ध्यान देना 1740 में गिरिया का युद्ध होता है, मीर सरफराज को मार करके बिहार के सर सूबेदार अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बना है। इसने अपने शासनकाल में मुगलों को राजस्व देना बंद कर दिया। इसके शासनकाल में बंगाल इतना समृद्ध बन गया कि बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। इसका उत्तराधिकारी इसका दामाद सिराजुद्दौला बना। सिराजुद्दौला जो है इसका उत्तराधिकारी बना किसका? मुर्शीद कुली खां का, बल्कि सॉरी अलीवर्दी खां का, क्योंकि अलीवर्दी खां का जो है वह दामाद सिराजुद्दौला था, जिसको अभी हमने देखा। यहाँ पर ये जो घटना प्लासी युद्ध से संबंधित है, यहाँ पर देख सकते हैं ये अलीवर्दी खां था। अलीवर्दी खां के बाद ये सिराजुद्दौला जो इसका दामाद था वह इसका उत्तराधिकारी बना। इसी के समय देखें तो 20 जून 1756 ईस्वी को कालकोठरी की त्रासदी यानी ब्लैक होल ट्रेजेडी होती है। सिराजुद्दौला के समय ये ब्लैक होल ट्रेजेडी 20 जून 1756 को होती है। इस घटना में के रचयिता जेट हालवेल के अनुसार नवाब सिराजुद्दौला ने 20 जून की रात में 146 अंग्रेज व्यक्तियों को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया। अगले दिन सुबह 146 में से केवल 23 व्यक्ति जिंदा बचे थे। प्लासी के 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ। इसमें नवाब अपने सेनापति मीर कासिम की धोखाधड़ी करने के कारण पराजित हुआ। अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। नोट इसमें यह है कि प्लासी की लड़ाई में मोहनलाल एवं मीर मदान के नेतृत्व में एक छोटी सेना नवाब की वफादार रही। मीर मदान लड़ते हुए मारा गया।
क्लाइव के हाथों कठपुतली नवाब मीर जाफर को अंग्रेजों ने 1760 ईस्वी में हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर यानी मुगदल को स्थानांतरित किया। नोट में बंगाल की राजधानी क्रम देखें तो पहले ढाका पहले थे, इसके बाद मुर्शिदाबाद, इसके बाद मुंगेर स्थापित की गई। अब आगे हम मीर कासिम को देखेंगे, इसके बाद बक्सर के युद्ध और इलाहाबाद की संधि को इस लेक्चर में शामिल करते हैं। तो मीर कासिम को देखो, मीर कासिम को हमने देखा कि यह जो सेनापति था सिराजुद्दौला का, तो इसके बारे में देखें जो षड्यंत्र रचता या धोखा देता है, तो इसके बारे में देखें तो 1760 ईस्वी में बंगाल का नवाब बनता है। सिराजुद्दौला के बाद बनता है। मीर जाफर का समय देखें तो 1757 से 1760 ईस्वी तक रहता है इसका समय जो है मीर जाफर का। तो 1760 बंगाल का, मीर कासिम के बारे में हम कर रहे हैं। मीर जाफर के बाद जो है मीर कासिम जो बनता है, इसका समय जो है 1760 से 1763 यानी 3 वर्ष के लिए मीर कासिम का समय होता है। तो 1760 में बंगाल का नवाब ये बनता है मीर कासिम। राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर लाता है। मुंगेर में तोप बंदूक निर्माण हेतु कारखाना का निर्माण मीर कासिम करवाता है। इसने अंग्रेजों के व्यापारिक दुरुपयोग को रोकने की कोशिश की। जुलाई 1763 ईस्वी में कंपनी ने इससे बर्खास्त कर मीर जाफर को पुनः नवाब बना दिया। मीर जाफर वही गद्दार है जिसको पहली बार इसने जो है सिराजुद्दौला के बाद 1757-1760 यानी 3 वर्ष के लिए बनाया था। पुनः इसको जो है मीर कासिम को हटा करके 1763 से 1763 से लेकर 1765 ईस्वी तक यानी 2 वर्ष के लिए पुनः जो है मीर जाफर को नवाब बनाते हैं सब अंग्रेज। तो ये मीर कासिम के बारे में देख लिया। इसके बाद बक्सर की युद्ध को इसमें शामिल कर लेते हैं जो कि निर्णायक युद्ध है। इसमें देखें तो बक्सर के युद्ध 1764 ईस्वी में 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध 1764 ईस्वी में अंग्रेज एवं मीर कासिम, ध्यान देना है कि अंग्रेज एवं मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला, मीर कासिम ऊपर वाला ये मीर कासिम है। तो इस युद्ध में एक तरफ तो अंग्रेज थे, दूसरी तरफ मीर कासिम यानी यह था अवध का नवाब जो सुजाउद्दौला, सिराजुद्दौला नहीं बल्कि सुजाउद्दौला जो अवध का नवाब था, बंगाल का नवाब नहीं, अवध का नवाब सुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम के बीच हुआ। यानी इसमें 3 लोग शामिल थे, एक तरफ मीर कासिम था, अवध का नवाब सुजाउद्दौला था और मुगल सम्राट शाह आलम एक तरफ थे, जबकि अंग्रेज एक तरफ थे। इस युद्ध में भी अंग्रेज विजयी हुए। इस युद्ध में अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो था। बक्सर के युद्ध के बाद एक बार फिर मीर कासिम की जगह मीर जाफर को नवाब बना दिया गया। 15 जनवरी 1765 ईस्वी को मीर जाफर की मृत्यु हो जाती है, जो कि गद्दार था, उसका आखिरी में मृत्यु हो जाती है 5 जनवरी 1765 ईस्वी को। तो आगे इसमें देखें बक्सर के युद्ध में क्या घटना इस नोट्स के माध्यम से दिखाया गया। तो इसमें बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को होता है। हेक्टर मुनरो अंग्रेज सेनापति था इसमें। इस युद्ध में फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों के खिलाफ मदद की थी। इस युद्ध में फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों के खिलाफ मदद की थी। इस युद्ध में फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों के खिलाफ मदद की थी, यानी अंग्रेज के विरुद्ध थे। यानी अंग्रेज के विरुद्ध जो थे वो मीर कासिम तो जो बंगाल का नवाब था वो तो था ही, और इसके बाद अवध का नवाब सिराजुद्दौला था। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय इसमें शामिल हुआ था बक्सर के युद्ध में। इसमें देखें तो यह है कि मीर कासिम, अवध का नवाब सुजाउद्दौला, अवध का नवाब सुजाउद्दौला सेकंड निस्संग बनाकर अंग्रेजों से लड़ाई की थी, जिसमें मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय भी शामिल था और साथ ही फ्रांसीसियों की भी सपोर्ट इसमें था। प्लासी के युद्ध में जहां अंग्रेजों की बंगाल में प्रभुता स्थापित हुई, वहीं बक्सर के युद्ध ने कंपनी को एक अखिल भारतीय शक्ति बना दिया, यानी अखिल भारतीय शक्ति। जिस प्रकार से हम देखा वांडीवास के युद्ध में बुरी तरह से पराजित होने के फ्रांसीसियों पर आधिपत्य स्थापित कर लिया था, यानी एकमात्र शक्ति जो ये अंग्रेज रहे थे। और बक्सर के युद्ध में देखें तो यह भारतीय शक्तियों को भी समाप्त कर देता है। अभी तक तो वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी शक्ति को नष्ट किया था, और बक्सर के युद्ध में भारतीय शक्तियों को भी समाप्त कर देता है। तो बक्सर युद्ध ने कंपनी को एक अखिल भारतीय शक्ति बना दिया। इसके बाद इलाहाबाद की संधि। हालांकि इलाहाबाद की संधि 1765 को हमने पूर्व के समसामयिक घटना के जो चित्रात्मक प्रस्तुति थी उसमें देख लिया था। इसको इस नोट्स के माध्यम से देख लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें पहली जो संधि होती है इलाहाबाद की संधि, वो अवध के साथ होती है जुलाई 1765 में, और द्वितीय संधि जो होती है शाह आलम यानी मुगल सम्राट शाह आलम के साथ होती है, ये अगस्त 1665 में यानी 16 अगस्त 1765 को की जाती है। तो इसमें देखें पहली जो अवध के साथ जो संधि की जाती है इलाहाबाद की संधि, अवध के साथ जो संधि, अवध के नवाब के साथ जो संधि की जाती है उसके साथ क्या इसमें प्रावधान है, कंपनी को 50 लाख क्षतिपूर्ति अवध करेगा। कंपनी को जो है 50 लाख क्षतिपूर्ति अवध को करना था। इलाहाबाद और कड़ा यानी कोरा मुगल शासक को देना पड़ा। इलाहाबाद और कड़ा जो है कोरा मुगल शासक को देना पड़ा। जरूरत के समय कंपनी को सैन्य सहायता देने का प्रावधान इसमें किया गया। बनारस के जमींदार को उसकी स्टेट का पूर्ण अधिकार देना, यानी बनारस के जमींदार को उसकी स्टेट का पूर्ण अधिकार देना इसमें शामिल होने का प्रावधान था। अंग्रेजों ने नवाब के अधिकार क्षेत्र को स्वीकार कर लेता, उसकी सीमाओं की रक्षा हेतु सैनिक मदद देने हेतु राजी होने का प्रावधान इसमें शामिल किया गया। शाह आलम के साथ जो इलाहाबाद की संधि होती है 1765, उसके क्या प्रावधान इसमें है, तो शाह आलम सेकंड कंपनी के संरक्षण में आ गया। कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान कर दी गई।
अंग्रेजों का दीवानी एवं बंगाल के राजस्व एवं वित्तीय प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया इलाहाबाद की द्वितीय संधि के दौरान। तो इलाहाबाद की जो ये महत्वपूर्ण संधि रही, जिसमें प्रथम जो संधि अवध के नवाब के साथ होती है और द्वितीय शाह आलम द्वितीय यानी मुगल सम्राट के साथ होती है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसके प्रावधान है एग्जाम दृष्टिकोण से।